अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, कल हम लोगों ने जो है वो थोड़ी सी ग्रामर के बारे में स्टडी किया था। स्पेसिफिकली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखा था और आर्टिकल्स को देखा था। तो कोई उसको रिवाइज करवाना चाहेगा कि या समरी दे दे कि लाइक हमने क्या पढ़ा था उसके अंदर। आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं। ओके, सो बेसिकली आर्टिकल्स में हमने ये देखा था कि हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। इनडेफिनेट हम तब यूज करते हैं जब हम किसी ऐसी चीज को रेफर करना चाह रहे हो जो स्पेसिफिक ना हो। जब हम जनरल केसेस में किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमने क्योंकि उसको डिफाइन नहीं किया होता कि हम स्पेसिफिक किस चीज की बात कर रहे हैं, तो वो इनडेफिनेट हो जाता है। एंड इन दिस केस हम लोग जो है वो ए और एन का यूज कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो कॉन्सोनेंट है, वो ऑब्जेक्ट या वॉवल से शुरू हो रहा है, तो वो हम ए और एन का यूज करते हैं। अगर हमने कोई चीज स्पेसिफाई करनी हो कि हम जो है वो फॉर एग्जांपल फ्रूट्स की बात कर रहे हैं लेकिन हम इस स्पेसिफिक फ्रूट की बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस हम लोग डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करेंगे। बिकॉज हम स्पेसिफिक हो गए, हमने डिफाइन कर दिया अपना ऑब्जेक्ट। तो इन दिस केस हम लोग द यूज करते हैं। तो यही तीन आर्टिकल्स होते हैं और डेफिनेट और इनडेफिनेट के केसेस में डिवाइड हुए हुए होते हैं। इसके अलावा हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखा। हर बेसिक सेंटेंस में किसी भी लैंग्वेज के तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। ये डिफरेंट तरीकों से अरेंज हो सकती हैं। कुछ लैंग्वेजेस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के हिसाब से सेंटेंस बनता है, कुछ लैंग्वेजेस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कुछ में जो है वो ऑब्जेक्ट भी सबसे पहले आ जाता है। बट हर सेंटेंस में ये तीन चीजें होती हैं हर लैंग्वेज के। तो इसमें जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो नंबर के हिसाब से जो है वो आपके वर्ब से मैच करना चाहिए। यानी डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, आपका वर्ब फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इंग्लिश में जो है ये सिर्फ नंबर ही रेलिवेंट होता है, पर्सन भी इस्तेमाल होता है। यानी कि आप अपनी बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन में बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन यानी आप यू का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, या थर्ड पर्सन में ही शी इट दे इस तरह हो जाता है। तो पर्सन इंग्लिश में होता है लेकिन एकेडमिक राइटिंग में इतना इस्तेमाल नहीं होता, बिकॉज हम प्रोनाउंस इस्तेमाल नहीं कर रहे होते एकेडमिक राइटिंग में, तो वो इतना रेलिवेंट नहीं है। इसके अलावा जेंडर इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं होता। आप जो है वो प्रेटी मच जेंडर न्यूट्रल हुए हुए होते हैं इंग्लिश के अंदर। तो नंबर सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें। हमने ये जनरल रूल ऑफ थंब पढ़ा था कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब के साथ हमेशा एस लगाएंगे, वो प्लूरल कर देंगे। एंड वाइस वर्सा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर्ब को सिंगुलर रखेंगे। इसकी हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी, विच वाज द वर्ब टू बी, जिसमें हम इज आर लगा रहे होते हैं, और अगर आप पास्ट टेंस में बात करें तो वॉज वर इस तरह के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्योंकि ये वर्ड फॉर्म इरेगुलर है, इसके वर्ड्स ही चेंज हो रहे होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। तो इसलिए जो है ये इस रूल को फॉलो नहीं करता। इसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। सो कल जो है वो किसी ने हैव वाले वर्ब का पूछा था, तो उसमें मैंने कहा था कि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, तो हम इसको आज देख लेते हैं। तो हैव वाला वर्ब जो है यानी किसी चीज का आपके पास होना, टू हैव समथिंग। इसके जो है वो दो इस्तेमाल हैं, इस वर्ब के दो इस्तेमाल हैं। एक इस्तेमाल तो यही है कि अगर आप कोई चीज ओन कर रहे हैं, जैसे मैं कह रही हूँ कि आई हैव अ पेन, तो दैट मीन्स कि मेरे पास एक पेन है। ठीक है। तो ये पोजेशन को शो कर रहा है कि, या ओनरशिप को शो कर रहा है कि मेरे पास ये इस चीज की ओनरशिप है, मैं ये चीज ओन कर रही हूँ, या ये मेरी पोजेशन में, ठीक है। पेन है या कुछ भी है। इफ आई हैव एन एप्पल, तो मेरे पास एक एप्पल की पोजेशन, ठीक है। तो एक तो हैव इसलिए इस्तेमाल होता है कि मेरे पास ये है। दूसरा जो है वो हैव वाला वर्ब एज एन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तो हेल्पिंग वर्ब्स आर बेसिकली कि आपको एक जो है वो करेक्ट सेंटेंस राइट करने में जो है ये हेल्प करता है। तो हेल्पिंग वर्ब्स के जो है ना वो उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो कोई जो है वो बहुत प्रिसाइज रूल्स के हिसाब से नहीं चलते। बट आज हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर
ऑक्सिलरी जो इधर लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स हेल्पिंग। अगर आप कहीं ऑक्सिलरी वर्ब ये टर्म देखें तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑक्सिलरी इज जस्ट अ फैंसी वर्ड फॉर हेल्पिंग। तो हैव एज अ मेन वर्ब मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास कोई चीज है तो दैट मीन्स कि यू ओन दैट थिंग। जैसे टू हैव एन आइडिया, तो मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है, ये लिटरली यही एक उर्दू में यही ऐसे होता है कि मेरे पास ये चीज है, ठीक है, मैं इसको ओन करता हूँ। तो वो आप हैव के जरिए शो करते हैं। इसी तरह द सन हैज बिग कार्स, तो उसकी ओनरशिप में वो कार्स मौजूद हैं। इसी तरह आई विल हैव अ वनीला आइसक्रीम, तो ये फ्यूचर टेंस में बोल रहा है कि आई विल हैव, यानी फ्यूचर में मेरे पास होगी वनीला आइसक्रीम या स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, ठीक है। तो ये भी ओनरशिप को शो कर रहा है, लेकिन फ्यूचर टेंस में। सिर्फ टेंस चेंज हुआ है, हैव का पर्पस चेंज नहीं हुआ, हैव उसी तरीके से काम कर रहा है, वो आपको ओनरशिप या पोजेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये इन्होंने इसकी टेबल बनाया हुआ है कि इसको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस डिफरेंट टेंसेस में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। टेंसेस के ऊपर मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तो ये चीज़ ज़्यादा उससे क्लियर हो जाएगी। ओके, इसके बाद जो है वो, अगर आप हैव के साथ नॉट लगा देंगे और डज नॉट लगा देंगे तो वो अपोजिट हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ आई डू नॉट हैव आइसक्रीम, तो मैंने हैव का वही इस्तेमाल किया, लेकिन नॉट लगा के मैं आपको बताई हूँ कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो होना नहीं होना दोनों केसेस में हैव सेम काम कर रहा होता है, वो ये बता रहा होता है कि आपके पास कुछ है या नहीं, ठीक है, आप उसको ओन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये तो उसका मेन काम हो गया, जैसे हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि मेरे पास ये है या नहीं है, ठीक है। अब ऑक्सिलियरी यानी हेल्पिंग के तौर पे ये किस तरह इस्तेमाल होता है। तो ऑक्सिलियरी वर्ब का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको सेंटेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे हैव में मैं इस तरह बोलूँ कि आई हैव वॉक, जैसे इधर ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको पोजेशन नहीं बता रही, मैं ये आपको नहीं बता रही कि मेरे पास जो है वो वॉक है, ठीक है। तो मैं ओनरशिप शो नहीं कर रही इधर वॉकिंग की। या अगर मैं बोलूँ आई हैव ईटन लंच, तो मैं आपको ये नहीं बता रही कि जो है वो मेरे पास लंच ईट हुआ हुआ है। इसको ट्रांसलेट करने में भी अजीब सा साउंड कर रही है, राइट, क्योंकि ये आपको पोजेशन शो नहीं कर रहा है। जैसे पीछे मैं बोल रही थी कि आई हैव अ कार या दिस सन हैज बिग कार्स, तो वो पोजेशन शो कर रहा था। यहाँ पे वॉकिंग की कोई पोजेशन शो नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ये आपको शो कर रहा है कि कोई चीज हो चुकी है, या हो चुकी भी होगी, या हो चुकी थी, ठीक है, समथिंग दैट हैज हैपेंड, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको हेल्प करता है। तो ये ज्यादातर जो है ये परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है। टेंसेस जब हम देखेंगे तो उसके ऊपर ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, टेंसेस आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, उसको मैं आपको शो भी कर दूंगी किस तरह। लेकिन एक चीज होती है परफेक्ट टेंस, सिंपल टेंस टेंस होता है, कंटिन्यूअस टेंस होता है, एक परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जितने भी इन्होंने टेंसेस की एग्जांपल्स दी हुई हैं, सब में वर्ड परफेक्ट आ रहा है। तो जहाँ पे भी परफेक्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल होगा, वहां पे आप हैव देखेंगे, ठीक है। या तो वो प्रेजेंट टेंस में होगा या पास्ट टेंस में होगा। अगर प्रेजेंट में तो हैज हो जाएगा या हैव हो जाएगा, अगर पास्ट टेंस में होगा तो हैड हो जाएगा, HAD हैड, ठीक है। यहाँ पे आप देखें पास्ट में ये हैड हो गया है, प्रेजेंट में हैव हुआ है, अगेन पास्ट में हैड हो गया है, प्रेजेंट में हैव हुआ हुआ है, ठीक है। तो और इसी तरह हैज भी प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है अगर आप किसी तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं। तो एनीवे, हैव जो है वो आपको पास्ट फॉर्म में, प्रेजेंट पास्ट फॉर्म में या प्रेजेंट फॉर्म में या फ्यूचर फॉर्म में भी, जहाँ पे भी परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है ना, हैव आपको बताता है कि कोई ये चीज जो है वो हो चुकी होगी, हो चुकी है, हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हैव काम करता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। आपको कोई एक्शन जो है वो उसके कंप्लीट होने के बारे में बता रहा होता है। तो इसको छोड़ के अगर मैं कोई और एग्जांपल दूं तो मैं आपको कह सकती हूँ कि आई हैव बीन टेकिंग आइल्स सेशन फॉर राइटिंग, ठीक है। आप किसी और को जाके अगर कोई और आपसे पूछे कि आपकी क्या प्रोग्रेस है आइल्स की प्रिपरेशन में, तो आप कह सकते हैं कि आई हैव बीन टेकिंग सेशंस ऑन आई कुड ग्रो। तो ये जो हैव इधर आया, ये आपको उस एक्शन के बारे में बता रहा है कि आप कोई काम कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी हेल्प करता है। एंड या दैट्स इट। तो मेन यूजेस इसके यही है, एक एज अ मेन वर्ब आपको कोई किसी चीज की पोजेशन शो करनी है, और एक आपको किसी एक्शन के बारे में बताना हो कि ये हो रहा है या हो चुका हुआ होगा। फ्यूचर टेंस में आप इस तरह बोलते हैं कि हो चुका होगा। जैसे व्हेन यू वॉक इन द डोर दिस विल हैव हैपेंड, यानी कि आपके आने से पहले ये काम हो चुका होगा, ठीक है। या फिर बिफोर यू, दिस विल हैव हैपेंड बिफोर यू इवन वरी अबाउट इट। इस तरह का कोई काम के आप जो है वो इसके बारे में परेशान होने से पहले ही आपके ये काम हो जाएगा,
या दिस विल हैव हैपेंड बिफोर द डेडलाइन, कि ये काम डेडलाइन से पहले हो चुका होगा। ठीक है, तो किसी एक्शन के कंप्लीट कब होगा, वो प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा, फ्यूचर में होगा। तो ये इसको जो है वो हैव आपको इस तरह का सेंटेंस बनाने में हेल्प करता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अगर क्लियर नहीं भी है तो कोशिश करें कि इसको इस्तेमाल करके एक सेंटेंस बना के चैट में भेज दें। किसी भी टेंस में हो सकता है, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने बने हुए ऑलरेडी, इनसे आप हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह जो है वो हैव को इस्तेमाल करना है। तो एक दो सेंटेंसेस बना के भेज दें, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। We have been dealing with this matter for 2 years. Yes, this is correct. So यहाँ पे जो है आई थिंक ये प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है। अगेन टेंस की मैं इतनी आपको अभी नहीं बता रही, क्योंकि वो बाद में क्लियर हो जाएगा। या बट हैव बीन जब आ जाता है ना, हैव बीन, तो वो प्रेजेंट को शो कर रहा होता है कि ये चीज हम अभी तक कर रहे हैं। पास्ट में शुरू हुआ होता है लेकिन प्रेजेंट में कंटिन्यू हुआ हुआ होता है वो एक्शन, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। Okay, so I hope, okay, I have been practicing IELTS writing since 2 weeks. Yeah, this is also correct. ये भी जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये दोनों। यानी कि एक चीज पास्ट में शुरू हुई थी और अभी तक प्रेजेंट में आके कंटिन्यू हुई है। एक्सक्यूज मी या मैम, जब टाइम जी, हम ये सिंस 2 वीक्स आएगा या फॉर 2 वीक्स? आई थिंक दोनों करेक्ट है। सेंस का मतलब है कि आप कोई चीज जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम से लेकर अभी तक कर रहे हैं। और फॉर का ये मतलब है कि फॉर टेल्स यू ड्यूरेशन, कि आप कितने, इसकी उसकी ड्यूरेशन क्या है। तो बहुत सटल सा डिफरेंस है, इन मोस्ट केसेस मैटर नहीं करता, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं। ओके, हम लोग फॉर और सिंस को देख लेते हैं, एक क्विक सर्च कर लेते हैं। फॉर जो है वो आपको ड्यूरेशन बताता है और सिंस जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। तो इन दिस केस हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बोलें कि आई हैव बीन टेकिंग आइल्स सेशंस सिंस 2 वीक्स, तो इसका मतलब है कि मैंने 2 हफ्ते पहले लेने शुरू किए थे और अभी तक मैं ले रहा हूँ। लेकिन अगर आप कहें कि आई हैव बीन टेकिंग दीज सेशंस फॉर 2 वीक्स, तो वो भी करेक्ट है, क्योंकि आप ड्यूरेशन बता रही हैं कि 2 हफ्ते की ड्यूरेशन से आइल्स सेशन ले रहा हूँ। तो आई थिंक दोनों हो सकते हैं। आई थिंक मैम सिंस तब आएगा जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं कि सिंस लास्ट मंडे या सिंस यस, लास्ट डे तो। यस, इस केस में भी आप, सिंस का यही मतलब है ना कि वो काम स्टार्ट कब हुआ। तो अगर आप बोले सिंस लास्ट मंडे, तो आप ये कह रही हैं कि ये चीज लास्ट मंडे से अभी तक हो रही है। ठीक है, तो एज अ सेड दोनों केसेस में ये सूट कर रहा है। अगर आप कहें कि आई हैव बीन टेकिंग आइल्स सेशन सिंस लास्ट मंडे या सिंस 2 वीक्स, तो उसमें भी आप यही चीज बता रही हैं कि 2 हफ्ते पहले ये चीज शुरू हुई थी आइल्स सेशन और अभी तक चल रहा है। तो इस केस में भी ये करेक्ट है। इसका तो फिर मैम वो जो 2 इयर्स वाला सेंटेंस था उसके साथ भी सिंस लगा सकते हैं क्योंकि 2 साल पहले वो चीज शुरू हुई थी और अभी तक चल रही है। यस, लगा सकते हैं। नहीं दिस इज वाई सेड, इस नहीं। सेंटेंस के अंदर, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर ये दोनों एज सिनोनिम्स काम कर रहे हैं, कोई इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, सो अच्छा, ये हो गया। सो आई होप आपको ये हैव वाली चीज क्लियर हो गई है। इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये क्लियर हो जाएगा। सो प्रैक्टिस के लिए अगेन जरूरी नहीं है कि आप खुद ही लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब लिटरली हर जगह यूज हो रहा होता है। तो अगर आप कोई कुछ पढ़ भी रहे हैं ना, कोई रीडिंग भी कर रहे हैं, किसी भी किस्म की रीडिंग, अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं या इवन लिसनिंग में भी आप यूट्यूब वीडियो सुन लें किसी की इंग्लिश में, पॉडकास्ट वगैरह सुन लें, एंड इनफैक्ट कुछ सॉन्ग्स में भी जो है वो हैव आ रहा होता है सेंटेंसेस में। तो कहीं से भी आपका हैव की तरफ एक्सपोजर हो जाए ना, राइटिंग से, लिसनिंग से, रीडिंग से, इवन स्पीकिंग आप खुद भी कर रहे हो उससे भी, तो उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हैव एज अ हेल्पिंग वर्ड ऐसी चीज है कि जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन हम इसके बारे में सोचते नहीं है कि ये यहाँ इस सेंटेंस में क्या जो है वो रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अब क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये किस तरह काम आ रहा होता है,
तो आप अब आप इसको नोटिस ज्यादा करना शुरू हो जाएंगे, तो दैट इज गुड। अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो आप इसको नोटिस करें, आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये किस तरह जो है वो बता रहा है, ये किस तरह आपको एक टेंस फॉर्म जो है वो कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये परफेक्ट टेंस वाली चीजें और बाकी सारे टेंसेस हम थोड़ा आखिर की तरफ देखेंगे आज के सेशन में टाइम मिला तो, बिकॉज आई डोंट थिंक टेंसेस वाली चीज इतनी इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग ग्रामर में टेंसेस के बारे में बहुत परेशान होते हैं, बट आई थिंक कि ज्यादातर जो ग्रामर में हमारा स्कोर कम होता है वो एक तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की वजह से होता है, दूसरा पंचुएशन की प्रॉब्लम से होता है। तो इसके ऊपर मैं पहले फोकस करूंगी, टेंसेस में हम बाद में आएंगे। ठीक है, तो आई थिंक हैव क्लियर हो गया। ये वेबसाइट जो है मैं शेयर कर दूंगी। मैंने तीन चार और जगहों से देखा था हैव के बारे में, लेकिन मुझे ये वाला जो है स्पेसिफिकली ये सेंटेंस सबसे ज्यादा क्लियर लगा था हैव के बारे में बताने में। तो इसको मैं शेयर कर दूंगी। अगर आपको इस वेबसाइट से समझ ना आए हैव के यूजेस, तो आप अपनी तरफ से और भी सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, वो आपको काफी अच्छा समराइज करके बता दें। ठीक है, तो इसके बाद हम पंचुएशन की तरफ चलते हैं। सो पंचुएशन में जो है वो आई थिंक पंचुएशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं तो आई थिंक तीन चीजों से आपका काम चल जाएगा। एक फुल स्टॉप, जो कि आपको वैसे ही यूज करना आता होगा, हर सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप लगता है, उसमें इतना कुछ ज्यादा कुछ उसमें इतनी मिस्टेक्स नहीं करते लोग। दूसरा कॉमर्स, और तीसरा जो है वो सेमी कोलन। सेमी कोलन भी अगर आप ना इस्तेमाल करें आप उसको आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोगों को जो है वो सेमी कोलन समझने में मसला होता है, बट आई थिंक कि वो मिस्टेक्स जो है वो कॉमर्स में करते हैं। सेमी कोलन जो है वो बंदा अवॉइड कर लेता है कुछ ना कुछ करके इस्तेमाल करना, लेकिन कॉमर्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते। कॉमर्स जो है वो फुल स्टॉप की तरह होते हैं, आपको इस्तेमाल करने ही होते हैं। ठीक है, तो अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि कॉमर्स कहाँ इस्तेमाल करने चाहिए। वो क्या करते हैं कि गलत जगह या इस्तेमाल करते हैं, या वो सिरे से वो जरूरत से कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उससे भी गलती होती है। ठीक है, दूसरे लोग जो है उनको कॉमर्स इस्तेमाल करने जो है वो कॉमर्स का यूज ज्यादा करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा उनके कॉमर्स इस्तेमाल हुए हुए होते हैं, और उनकी सेंटेंस जो है वो बार बार ब्रेक अप हो रहे होते हैं, उससे कम्युनिकेशन एबिलिटी उनकी इफेक्ट होती है। तो जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं जैसे फुल स्टॉप और कॉमर्स, उनको आप पहले अच्छे से समझ लें तो दैट इज बेटर, बजाय इसके कि आप जो है वो ज्यादा एडवांस्ड पंचुएशन की तरफ जा रहे हो, जैसे सेमी कोलन हो गया या पेरेंथीसिस हो गए या एम डैश हो गए। ठीक है, तो कॉमर्स जो है वो सबसे ज्यादा इतनी जरूरी है समझने, बिकॉज ये हर कोई इस्तेमाल कर रहा होता है और हर कोई कहीं ना कहीं इसमें गलती कर रहा होता है। तो कॉमर्स के जो है वो इधर ग्रामरली पे बहुत ज्यादा ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं बुलेट पॉइंट्स में। आई थिंक इसके हम पहले दो पढ़ लें तो उससे जो है वो बाकी काफी पांच छह आगे के भी कवर हो जाएंगे। एंड दूसरा ये कि इनमें से काफी जो है वो अननेसेसरी, यानी आप उसको फॉर्मल राइटिंग में इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो वरना हम इसको एक कर्सरी ग्लांस दे देंगे बाकी सबको, लेकिन पहले जो है हम ये फर्स्ट टू जो है वो कवर कर लेते हैं, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और यहीं पे सबसे ज्यादा जो है वो आप कॉमर्स इस्तेमाल भी कर रहे होंगे और इसी में मिस्टेक्स भी होंगी। सो सबसे पहला कॉमा तब यूज होता है जब आपने एक लिस्ट बनाई हो तीन या उससे ज्यादा आइटम्स की, और आपने उनको उन आइटम्स को आपस में सेपरेट करना हो। जैसे मैं इस तरह बोलूँ कि वी हैव आर्ट्स क्लासेस ऑन मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, तो मैंने मंडे से लेके फ्राइडे तक ये डेज ऑफ द वीक की जो लिस्ट बनाई है, इन सब के बीच में मैं कॉमर्स डालूंगी, जैसे मंडे कॉमा ट्यूसडे कॉमा वेंसडे कॉमा थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, अब ये जो एंड आखिरी जो मैंने फ्राइडे लिखा है एंड फ्राइडे, इससे पहले यानी कि आखिरी आइटम जो है आपकी लिस्ट में उससे पहले कॉमा आता है, यानी ये आपके ऊपर, ये आपकी चॉइस है। इसको हम ऑक्सफोर्ड कॉमा बोलते हैं, ये ऑप्शनल होता है। इसकी मैं एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ। तो आई होप ये चीज ये रूल आपको पता होगा कि जब आप काफी सारे आइटम्स लिख रहे हो, नाम लिख रहे हो, जगहें लिख रहे हो, एग्जाम्पल्स देते जा रहे हो, ठीक है, तो उनके बीच में आप कॉमास लगाते जाते हो। तो ये थ्री और मोड में होता है, यानी कि अगर आपने दो आइटम्स ही लिखे हुए सिर्फ, तो उसमें आप कॉमा नहीं लगाएंगे, सिर्फ सिंपल एंड लिख देंगे उन दोनों के बीच में। जैसे आई लाइक स्ट्रॉबेरीज एंड मैंगोज, तो मैं ये स्ट्रॉबेरी और मैंगो के बीच में कॉमा मैंने नहीं लगाया, सिर्फ एक सिंपल एंड लिखा है, क्योंकि मैं सिर्फ जो है वो दो चीजें लिख रही हूँ। लेकिन अगर मैं इस तरह लिखूँ आई लाइक स्ट्रॉबेरीज मैंगोज एंड पाइनएप्पल, तो अब मुझे जो है वो कॉमे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने तीन आइटम्स लिस्ट किए। ठीक है, या तीन से भी ज्यादा हूँ तो उसमें भी आप कॉमर्स लगाएंगे। तो इसको मैं एक आई एम सो सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मगर नूर आपकी ना आवाज़, सॉरी आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही थी, भी माइक में कोई इशू है मेरे ख्याल से आपको। हमें आवाज़ सी आ रही है सर। ओके, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं, लेट मी नो अगेन अगर दोबारा होती है।
ओके, तो इसकी एक एग्जांपल सेंटेंस मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को, क्योंकि मैं अभी बोल के बता रही हूँ तो वो ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। एक मैं लिख के दे देती हूँ, बाकी फिर आप चैट में एक दो लिख के भेज दें। एक में जो है वो आप 3 आइटम्स लिखें और एक में 3 से ज़्यादा लिखें, ठीक है, और उसमें कॉमास लगा दें ताकि मुझे समझ आ जाए कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके, तो ये सेंटेंस है, इसमें 3 आइटम्स लिखे हुए मैंने, स्ट्रॉबेरीज, एप्पल्स एंड मैंगोज, तो इसलिए मैंने बीच में कॉमा लगाया है। यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया क्योंकि मैंने एंड का इस्तेमाल कर लिया है, तो वो दोनों आइटम्स वैसे ही सेपरेट हो गए, एप्पल और मैंगो के बीच में मैंने क्योंकि एंड लगा दिए। लेकिन अगर आप चाहें तो इधर कॉमा लग सकता है, जैसे मैंने बोला ये ऑप्शनल होता है। दिस इज कॉल्ड इन ऑक्सफोर्ड कॉमा, जो कि आखिरी आइटम एंड से पहले जो कॉमा लगता है वो उसको ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं, और ये ऑप्शनल होता है, ना भी लगाएं तो भी आपके सेंटेंस का कोई मतलब चेंज नहीं होता। ठीक है, बहुत रेयर केसेस में मतलब चेंज हो सकता है आपके सेंटेंस का, इसीलिए जो है वो कुछ लोग लगाते हैं अननेसेसरी जगहों पे भी, कि इन केस कोई रेयर अपॉर्चुनिटी आ जाए तो उधर चेंज ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शनल ही होता है। मैंने ऐसा कभी कोई एनकाउंटर नहीं किया कि वहां पे जो है वो मीनिंग चेंज हो जाए सेंटेंस का ये आखिरी वाला कॉमा लगा ना लगाने से। हालांकि इंटरनेट पे मीम्स आपको मिल जाएंगे इसके बारे में, एक हम सर्च करके देख भी लेते हैं ये क्या है, लेकिन ऑक्सफोर्ड कॉमा के बगैर भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये कॉमर्स इस्तेमाल होते हैं जब भी आप कोई लिस्ट बना रहे हो। अगर मैंने इसमें और चीजें ऐड करनी है तो मैं और कॉमर्स लगाती जाऊंगी। ठीक है, अगर मैं इधर एक और आइटम लिख दूं तो उसके बाद भी मैं फिर मैं एक और कॉमा लगाऊंगी इन आइटम्स को सेपरेट करने के लिए। तो अभी मैंने सेंटेंस में 2 कॉमर्स यूज किए हैं और एक एंड यूज किया हुआ। तो आप लोग भी एक सेंटेंस या 2 सेंटेंसेस इस तरह बना के भेज दें चैट में ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि ये चीज़ जो है वो सबको समझ आ गई है, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। आई लाइक टू ट्रैवल विलेजेस, माउंटेन एंड स्नोफॉल एरियाज। यस, ठीक है, तो आपने ज्यादा आइटम्स लिखे, बीच में कॉमा लगा दिया। अच्छा, वैसे ये आई थिंक माउंटेन्स होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक एक ही माउंटेन विजिट नहीं करते, इन जनरल आप माउंटेन्स को विजिट करना पसंद करते हैं, तो इसलिए ये प्लूरल होना चाहिए माउंटेन्स, जैसे विलेजेस आपने प्लूरल किया हुआ है और स्नोफॉल एरियाज प्लूरल किया हुआ है। ओके, टू स्कोर गुड बैंड्स आई नीड टू स्टे कंसिस्टेंट एंड डिटर्मिन्ड। ठीक है, यहाँ पर कॉमा तो सही इस्तेमाल हुआ है बैंड्स के आगे, लेकिन आपने आइटम्स की लिस्ट नहीं बनाई हुई। चले खैर ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे तो, लेकिन ठीक है आपने कॉमा इधर सही इस्तेमाल किया। आई एम गोइंग टू बाय अ पेन, अ मार्कर एंड अ रजिस्टर, ठीक है, ये भी सही। आपने एक से ज्यादा आइटम, 2 से ज्यादा आइटम्स इस्तेमाल किए और कॉमास लगाए, एंड यू यूज्ड एन ऑक्सफोर्ड कॉमा, दैट इज ग्रेट। ओके, तो आई आई होप ये सबको क्लियर हो गया। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड यूज जो होता है कॉमा का वो होता है कनेक्टिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाले अल्फाज को आप भूल भी जाएं तो इसका कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। दिस इज वेरी फैंसी टर्म्स फॉर यूजिंग एंड बिकॉज। इस तरह के कंजंक्शन इज समथिंग जो कि 2 सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, तो अगर मैं बट लगा दूं किसी सेंटेंस के बीच में तो वो कंजंक्शन बन जाएगा, एंड लगा दूं तो वो कंजंक्शन बन जाएगा। ठीक है, सो लगा दूं कंजंक्शन बन जाएगा, वाइल लगा दूं कंजंक्शन बन जाएगा। ठीक है, और क्योंकि कंजंक्शंस कनेक्ट करते हैं तो इसलिए इन्होंने कोऑर्डिनेटिंग भी लिख दिया। सही है, तो बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर आप 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज यूज कर रहे हो और उनको आपस में आपने कनेक्ट करना हो तो बजाय एक कंजंक्शन यूज करने के आप जो है वो उधर सॉरी एक कंजंक्शन के साथ आप कॉमा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसमें आई नो काफी कंफ्यूजिंग टर्म्स होंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो अब जो है ये मैंने कल भी ये चीज बोली थी कि हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस पढ़ेंगे, तो आज हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो एज सुन एज यू अंडरस्टैंड कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं अभी इसको 2-3 मिनट में ये क्लियर हो जाएगा। तो इसको समझने से जो है वो आपके 70 to 80% कॉमा का इस्तेमाल ठीक हो जाएगा। मतलब जहाँ पे भी आप कॉमर्स इस्तेमाल करेंगे वो सब इसकी वजह से ठीक हो जाएंगे। और इस लिस्ट में भी ना ये आगे के 3-4 आइटम्स ये सब भी इसी में कवर हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने इस ब्लॉग में अलग अलग करके लिखे हुए हैं बट ये सारे इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर ही आते हैं। तो लेट मी राइट 2 सेंटेंसेस हियर, उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता
ओके नहीं। ठीक है, तो ये दोनों मेरे सेंटेंसेस हैं। नाउ एज यू कैन सी, पहले सेंटेंस मैंने लिखा हुआ दी एप्पल स्टेज गुड, तो इसको पढ़ के आपको लगेगा कि मैं मल्टीपल प्लूरल एप्पल्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, बिकॉज एप्पल्स के आगे जो है वो एस लगा हुआ है, तो ये प्लूरल एप्पल्स हैं, तो मैं मल्टीपल एप्पल्स की बात कर रही हूँ। लेकिन अब वो जो है वो कौन से एप्पल्स हैं और किस कलर के एप्पल्स हैं, ये सब आपको नहीं पता, लेकिन उससे फर्क भी नहीं पड़ता आपको। मैं जो बताना चाह रही हूँ वो चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि उनका टेस्ट अच्छा है। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल इस तरह का सेंटेंस बोलूँ कि द पेन्स आर गुड एट राइटिंग, ठीक है, द पेन्स मेक माई हैंड राइटिंग गुड, तो आपको जो है वो मीनिंग क्लियर हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ठीक है, बेशक जो है उसमें मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ और ऐड कर सकती थी, लेकिन उसके बगैर भी आपको समझ में आ रहा है कि एप्पल्स टेस्ट गुड। ठीक है, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है, दी एप्पल्स बोथ रेड एंड ग्रीन टेस्ट गुड, इसमें जो है वो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मैं किन एप्पल्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, इससे जो है वो आप मैंने जो आपको बात कही है उनके टेस्ट के बारे में, उसमें थोड़ी सी जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई। लेकिन इस इंफॉर्मेशन के बगैर भी जो है वो आपको समझ में आ रहा था कि एप्पल्स टेस्ट गुड। तो जो पहला सेंटेंस है, द एप्पल्स टेस्ट गुड, वो जो है वो क्या नाम है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो चीज होती है, एक सेंटेंस होता है जो अपने ओन पे स्टैंड कर सकता है, उसका एक मीनिंग होता है, आपको समझ में आ रहा होता है सब कुछ। ठीक है, बेशक उसमें एडिशनल कॉन्टेक्स्ट जो है वो आप चाह सकते हैं कि शायद होता तो और अच्छा हो जाता, लेकिन फिर भी उस सेंटेंस का एक मीनिंग बन रहा होता है। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसका अपने अलोन पर जो है वो कोई मीनिंग नहीं बन रहा होता, उसको जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है सेंस बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो सेकंड सेंटेंस है, इसमें बोथ रेड एंड गुड, दिस वन इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज अगर मैं इसको अलग से लिख दूं ना, बोथ रेड एंड गुड, अब इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। अगर मैं आपको बोलूं बोथ रेड एंड गुड, तो आपको नहीं पता कि भाई क्या रेड है क्या, सॉरी, बोथ रेड एंड ग्रीन होगा। आई डोंट नो व्हाई। ओके, इसको दोबारा लिख देते हैं, बोथ रेड एंड ग्रीन। तो रेड एंड ग्रीन जो है वो आपको नहीं पता क्या रेड है क्या ग्रीन है, और किस किस चीज के बारे में बात हो रही है, और मैं उसके बारे में कहना क्या चाह रही हूँ, नन ऑफ दिस मेक सेंस। ठीक है, तो ये जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, बिकॉज अकेले इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, ये अपने उन पे स्टैंड नहीं कर सकता, या आपको कोई मीनिंग नहीं दे रहा, कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। लेकिन एप्पल्स टेस्ट गुड आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो अपने उन पे स्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मैंने इस डिपेंडेंट क्लॉज को उस इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर लिखा, तो मैंने उस इंफॉर्मेशन को जो है वो एलिवेट कर दिया, थोड़ा सा एडिशनल कॉन्टेक्स्ट डाल दिया, उससे आपको थोड़ा सा और फायदा हो गया है, थोड़ा सा कुछ और चीजें पता चल गई हैं आपको एप्पल्स के बारे में। लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी उस सेंटेंस को मीनिंग देने के लिए। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो अपने ओन पे स्टैंड कर सकता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसका एक मीनिंग होता है। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑल ऑफ दैट। डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अपने उन पे स्टैंड नहीं कर सकता, वो डिपेंड करता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पर अपने आप को मीनिंग देने के लिए। ठीक है, तो जब मैंने बोथ रेड एंड ग्रीन को इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर डाला, तब उसका मीनिंग क्लियर हुआ कि रेड एंड ग्रीन से मेरी क्या मुराद है, ठीक है, और बोथ से क्या मुराद है। लेकिन अपने ओन पे उसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा था, सो दैट्स व्हाई इट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज। तो जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस देखते हैं, तो उसके अंदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस साथ साथ इस तरह चल रहे होते हैं। इंडिपेंडेंट्स के बीच में जो है वो आपको थोड़ा सा डिपेंडेंट क्लॉज देखने को मिल जाएगा, उससे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी जो है वो इन्हेंस हो रहा होता है, उसके उसको एडिशनल कॉन्टेक्स्ट मिल रहा होता है, और डिपेंडेंट क्लॉज का भी मकसद पूरा हो रहा है। ठीक है, तो आई होप इंडिपेंडेंट क्लॉज होता क्या है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। मैम, इज इट नेसेसरी टू यूज कॉमा आफ्टर ग्रीन? यस, इसी पे मैं अभी आ रही हूँ। सो अब यहाँ पर अगर आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लियर हो गया, तो कॉमर्स का इस्तेमाल भी क्लियर हो जाएगा। कॉमर्स जो है अभी मैंने यहाँ पर दो यूज किया है। अगर आप दूसरा सेंटेंस देखें, तो इसमें मैंने एक कॉमा यूज किया है एप्पल्स के बाद, और दूसरा कॉमा यूज किया है ग्रीन के बाद। ठीक है, ये कॉमर्स इस्तेमाल करने से आपको पता ये चल रहा है रीडर को कि इन दो कॉमर्स के बीच में जो कुछ लिखा हुआ है ना, वो सब मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, अगर मैं किसी भी सेंटेंस में कोई भी इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखना चाह रही हूँ, मैं कंप्लीट मायने वाला सेंटेंस लिखना चाह रही हूँ, और उसके बीच में मैंने कॉमर्स डाल के कुछ उसके बीच में मैं कॉमर्स डाल के कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ अपने डिपेंडेंट क्लॉज के जरिए। तो
जब आप किसी इंडिपेंडेंट के अंदर कोई डिपेंडेंट क्लॉज डाल रहे हो तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए जो है वो आप दो कॉमास इस्तेमाल करते हैं। एक तब जब आपका वो शुरू हो रहा हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपका डिपेंडेंट क्लॉज जब शुरू हो रहा हो तो उस वक्त आप एक कॉमा डालते हैं। जैसे मेरा बोथ से शुरू हो रहा था तो मैंने बोथ से पहले एक कॉमा डाला है। और जब वो खत्म हो रहा हो तो जैसे ही मेरा ग्रीन पर मेरा डिपेंडेंट क्लॉज खत्म हो रहा है तो उसके बाद मैंने कॉमा डाल दिया। और आगे से जो भी मैं ओरिजिनल मेरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस था उसको मैंने कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो दो कॉमास यूज होते हैं जब भी आप कोई एडिशनल कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहे हो किसी भी चीज के बारे में। एक उसके स्टार्ट होने पर और एक उसके एंड होने पर। इस तरह रीडर को पता चलता है कि इन कॉमास के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन है वो एडिशनल है, जरूरी नहीं है ओरिजिनल सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर यू कैन सी के इन्होंने यही बोला हुआ, कनेक्टिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद अ कंजंक्शन। तो कंजंक्शन वाली एग्जांपल भी जो है वो हम देख लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा था ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये आगे की भी तीन चार चीजें ये सब इसी से कवर हो रही हैं। नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेज इज सिनोनियम फॉर डिपेंडेंट क्लॉज। नॉन रिस्ट्रिक्टिव मीन्स के वो जरूरी नहीं है, रिलेटिव मीन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, दैट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। नॉन इसेंशियल अपोजिटिव्स, अपोजिटिव्स मीन्स के आप सेम चीज को बार बार रेफर कर रहे हो। दिस इज अ स्पेशल एग्जाम्पल ऑफ अ डिपेंडेंट क्लॉज। नॉन इसेंशियल जस्ट मीन्स कि आप गैर जरूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उसके बगैर भी आपका ओरिजिनल सेंटेंस स्टैंड कर सकता है। तो एज ए सेड, अगर आपको ये चीज समझ आ गई कि इंडिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, तो ये चार पांच केसेस जो है वो सब कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है। तो इससे जो है वो 80 to 90% सेंटेंसेस आप समझ भी सकते हैं कॉमर्स के साथ कि यहाँ पे कॉमा क्यों लगा हुआ है। और जब आप लिख रहे होंगे तो आप उसको करेक्टली उसमें पंचुएशन, कॉमा वाली पंचुएशन इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। एंड दूसरी चीज इसमें ये कि अगर आपको ये चीजें पता हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में किस तरह जोड़ना है कॉमर्स के साथ, तो आप काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स सेंटेंसेस लिख सकते हैं। मतलब कि अगर आप लोगों को बुक्स पढ़ने का शौक है तो कुछ जो है ना क्लासिकल बुक्स में, जैसे जो 1900 या 1800 में लिखी गई है, उसमें आप देखेंगे एक एक पैराग्राफ पूरे पूरे पेज पर या दो दो पेजेस तक चल रहा होता है, सिर्फ एक पैराग्राफ। ठीक है। और वो कॉमर्स के जरिए जो है वो सेंटेंसेस चल रहे होते हैं पूरे। तो वो इसी तरह हो रहा होता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चल रहा होता है और उसके अंदर ढेर सारे डिपेंडेंट क्लॉजेस, फिर उन डिपेंडेंट्स के अलग डिपेंडेंट्स होते हैं। ठीक है। तो मतलब कि सिर्फ कॉमर्स का इस्तेमाल करके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट्स को आपस में जोड़ जोड़ के आप बहुत लंबे लंबे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिख सकते हैं। तो इससे जो है एग्जामिनर को आइडिया होगा कि आप ना सिर्फ ये कि आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का पता है और कॉमर्स का पता है, बल्कि आपको ये भी पता है कि अगर मैं कोई ओरिजिनल बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ और उसके अंदर मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है तो वापस ओरिजिनल की तरफ कैसे आना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस के अंदर जो है द एप्पल्स टेस्ट गुड, इसमें कोई मुझे बता सकता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किस तरह हो रहा है। एप्पल्स टेस्ट गुड में सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है? Apples is the subject or taste? नहीं। या टेस्ट इज द वर्ब, टेस्ट इज द वर्ब। यहाँ भी थोड़ा अजीब सा इस्तेमाल हुआ है लेकिन टेस्ट वर्ब है, बिकॉज एप्पल्स जो है वो टेस्ट वाली चीज परफॉर्म कर रहे हैं। एंड ठीक है। गुड एडजेक्टिव हो जाएगा। यस। ओके। ठीक है। तो द एप्पल्स टेस्ट गुड, इसमें एप्पल्स हमारा सब्जेक्ट है और टेस्ट हमारा वर्ब है। तो यू कैन सी कि एप्पल्स क्योंकि प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब सिंगुलर हो गया। सिर्फ टेस्ट लिखा हुआ है, मैंने एस नहीं लगाया हुआ टेस्ट के आगे। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है और इसलिए मैंने वर्ब को सिंगुलर किया। यू विल रिमेंबर कल हमने ये जनरल रूल ऑफ थंब पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। ठीक है। तो ये मेरा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अगर अगर आप नीचे आए तो आप देख सकते हैं कि मैंने बीच में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन कर ऐड की हुई है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट फिर भी है क्योंकि अभी भी सब्जेक्ट मेरे एप्पल्स ही हैं। उसके बारे में मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, कौन से एप्पल्स हैं, किस कलर के एप्पल्स हैं, लेकिन एप्पल्स ही मेरे सब्जेक्ट हैं। ठीक है। तो मैं जो वर्ब लिखूंगी इस सेंटेंस में वो मेरे सब्जेक्ट के बारे में ही होगा। टेस्ट जो है वो अभी भी एप्पल्स के बारे में, रेड और ग्रीन को, रेड एंड ग्रीन के टेस्ट नहीं बता रही मैं, एप्पल्स जो वर्ड है उसका टेस्ट बता रही हूँ। ठीक है। तो मैं एप्पल्स के हिसाब से ही अपना वर्ब लिखूंगी। एप्पल्स प्लूरल है तो मैंने वर्ब को अभी भी सिंगुलर लिखा हुआ है। तो जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं ना इस तरह, तो एग्जामिनर देखता है कि आप जो है ये सब्जेक्ट्स और वर्ब्स को ट्रैक कर पा रहे हैं या नहीं। ऐसा ना हो कि आपने 6 लाइनों का सेंटेंस लिखा है और जो है सब्जेक्ट कहीं ऊपर पहली लाइन में रह गया है और आप आखिरी लाइन में आके वर्ब लिख रहे हैं और वो बीच में किसी और चीज से आपने मिला दिया, ओरिजिनल सब्जेक्ट आप भूल गए। तो ये इस चीज का ट्रैक रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब आप लंबे सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं। ठीक है। तो अगर आप ये ठीक तरीके से कर लेते हैं तो द एग्जामिनर नोज के इंग्लिश ग्रामर पे आपका अच्छा खासा कमांड है, बिकॉज आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट भी पता है, आपको कॉमर्स का इस्तेमाल भी पता है, आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी आता है,
3 चीजें तो आपकी आसानी से यहीं पे क्लियर हो जाती, ठीक है। तो दिस इज वन रीजन कि मैं टेंसेस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती, बिकॉज आई थिंक कि आप सिर्फ कॉमर्स के इस्तेमाल से, सिर्फ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को आपस में मिलाने से ही, बेशक आप सिंपल टेंसेस यूज करें लेकिन आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकते हैं और एग्जामिनर को प्रूफ दे सकते हैं कि आपको ग्रामर आती है, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉजेस एक दो इस्तेमाल करके आप कोई सेंटेंसेस चैट में भेज दें तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मुझे भी क्लियर हो जाएगा कि आपको आ गया। माई फ्रेंड हु इज वेरी स्मार्ट लिव्स इन कराची, यस दिस इज करेक्ट सेंटेंस। आप अपने फ्रेंड के बारे में बात करें, फ्रेंड इज सिंगुलर, तो आपने वर्ब लिव्स के आगे एस लगाया हुआ है, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी है इसमें और डिपेंडेंट क्लॉज का इस्तेमाल भी ठीक हुआ है। ओके, एनीवन एल्स हु वांट्स टू मेक अ सेंटेंस? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाना है, कंप्लीट सेंटेंस होगा, वो उसकी मीनिंग होंगे और उसके बीच में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है यूजिंग अ डिपेंडेंट क्लॉज। Life, irrespective of its hardships, is going good. Yes, this is correct. अच्छा, ये इट्स वाली चीज में भी ना किसी को, लोगों को मुश्किल होती है। कभी इट्स में जो है वो इट के बाद अपोस्ट्रोफी एस आता है, कभी अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, तो ये चीज भी देख ले। यहाँ पे करेक्टली यूज हुआ है बिकॉज जब अपोस्ट्रोफी आता है तो वो ओनरशिप शो कर रहा होता है, लेकिन इसके यानी उसका एक सिंपल रूल है, बल्कि मैं ही बता देती हूँ कि अगर जो है वो अगर आप उसको इट इज लिख सकते हैं ना, तो फिर आप उसको इट्स अपोस्ट्रोफी एस के साथ इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको इट इज नहीं लिख सकते ना, तो फिर आप अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, सिर्फ एस लिखेंगे। अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि आपने उस वर्ड को छोटा कर, दो वर्ड्स को या तीन वर्ड्स को आपस में मिला दिया, तो मैंने यहाँ पर इट इज को मिलाया, इसलिए मैंने बीच में अपोस्ट्रोफी लगाई। अगर आप उसको खोल के इट इज नहीं लिख सकते तो फिर वो इट इज है ही नहीं, फिर आप अपोस्ट्रोफी लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो इस ये चीज भी काफी लोग, कभी कभार इसमें गलती हो जाती है, लोग अपोस्ट्रोफी लगाना होता है नहीं लगाते, कभी वो नहीं लगाना होता तो लगा देते हैं। So it's good to remember. I had biryani, a South Asian dish, for lunch today. Yeah, this is also correct. ग्रेट, तो आई होप कि काफी हद तक क्लियर हो गया है। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ये भी वही चीज है कि रीडिंग से भी जो है वो आपकी हेल्प हो जाएगी इसमें, और राइटिंग से भी आपकी हेल्प हो जाएगी। लिसनिंग में थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभार बताना कि वो डिपेंडेंट क्लॉज ऐड कर रहे हैं या नया सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं या क्या चल रहा है, लेकिन अगर आप सुनते रहेंगे ना, स्पेशली एकेडमिक लोग जो होते हैं ना, जो यूट्यूब पे एकेडमिक टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं, वो बड़े लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलते हैं, तो अगर आप उनको सुने तो उसमें कभी कभार क्लियर हो जाता है, फिर लिसनिंग से भी आपको समझ में आ जाता है कि ये डिपेंडेंट था और ये इंडिपेंडेंट था, ठीक है। तो यही दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी, बाकी हम इस आर्टिकल को स्क्रॉल करके देख लेते हैं। सो ये लिस्ट वाली चीजें जो मैंने आपसे कहा कि अगर दो तीन या उससे ज्यादा आइटम्स आ रहे हैं तो बीच में कॉमास आएंगे, ठीक है। इधर आइसक्रीम, बुक्स एंड किटन्स 3 आइटम्स लिखे हुए हैं, तो उन्होंने बीच में कॉमास लगाए। दिस इज ऑक्सफोर्ड कॉमा, एज अ सेड ये ऑप्शनल होता है, एंड ये देखना ऑप्शनल का वर्ड भी लिखा हुआ है, इसके बगैर भी सेंटेंस करेक्ट होता है, इसके साथ भी करेक्ट होता है। ओके, यहाँ पे आप देखें ब्रेड, मिल्क एंड बटर, तो यहाँ पे एंड से पहले कॉमा लगा हुआ है, राइट, दिस इज द ऑक्सफोर्ड कॉमा। इसके बगैर अगर आप ये वाला देखें ब्रेड, मिल्क एंड बटर, यहाँ पे एंड से पहले कॉमा नहीं लगा हुआ, स्टिल द सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑप्शनल, दिस इज अ स्टाइल चॉइस, जैसे ये लोग कह रहे हैं। ज्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश में ऑक्सफोर्ड कॉमा यूज है। ओके, ठीक है, तो ये लोग कह रहे हैं कि जब आप दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हो तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, अगेन कंप्लीट सेंटेंस होने चाहिए, दोनों का अपना मीनिंग होना चाहिए, उनको कनेक्ट कर रहे हो तो फिर वहाँ कॉमा लगता है, ठीक है। तो जैसे ये सेंटेंस है, क्लियो इज अ गुड सिंगर बट शी इज एन इवन बेटर डांसर, तो क्लियो इज अ गुड सिंगर इज वन कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद शी इज एन इवन बेटर डांसर इज ऑल्सो वन कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। तो इन दोनों को जब इन्होंने कनेक्ट किया है तो बीच में बट लगाया है और उसके साथ कॉमा भी लगाया है, ठीक है। तो बट इज अ कंजंक्शन, बट सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, और कॉमा भी लगेगा, दोनों लगेंगे, ठीक है। मैम मेरा इसमें एक सवाल है जी मैम। कि शी इज एन इवन बेटर डांसर, अगर हम इसको अकेले देखें तो इवन की वजह से ये शो हो रहा है कि कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मिसिंग है, तो व्हाई इज दिस एन इंडिपेंडेंट क्लॉज? ओके, आई थिंक द रीजन इज के हम लोग जो है
ओके, आई थिंक इधर फुल स्टॉप नहीं आ सकता, इन दैट सेंस इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। बट अगर आप इसकी इनकरेक्ट फॉर्म देखें बगैर कॉमे के, तो यहाँ पर आपको शी, बिकॉज हमने बीच में कोई फुल स्टॉप नहीं लगाया हुआ, हमने एक नया सेंटेंस नहीं शुरू किया हुआ, तो इसलिए शी से आपको पता चल रहा है कि स्टिल क्लियो की बात हो रही है। तो जब आप कॉमा लगाते हैं तो ओके, व्हेन यू से इंडिपेंडेंट सेंटेंस, तो इट डजंट मीन कि आपने फुल स्टॉप लगा के एक कंप्लीट नया सेंटेंस शुरू कर दिया। इंडिपेंडेंट आई गेस ये लोग मीनिंग के तौर पे बोलना चाह रहे हैं कि उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, नॉट दैट कि वो खुद ही एक नया ठीक है। फुल स्टॉप के साथ बन जाए। आई थिंक इसी तरह होगा ये। दिस इज कंफ्यूजिंग टू मी एज वेल, बट आई थिंक यही रूल है कि मीनिंग क्लियर होना चाहिए। बट क्योंकि सो वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एक साथ भी आ सकते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर। थैंक यू। ओके, इसके बाद जैसे हमने बट देखा, इसी तरह एंड काम करता है। बट और एंड दोनों कंजंक्शंस होती हैं, यानी कि दोनों जो है वो दो आइडियाज को, दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसके साथ भी जो है वो एंड लगता है। ठीक है, साथ में कॉमा लगता है, सॉरी। अच्छा, कॉमा स्प्लाइसेस, इसको समझना मुश्किल होता है, बट एक दफा समझ आ जाए कि कॉमा स्प्लाइस क्या होता है तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये कॉमा स्प्लाइस जो है ये आई थिंक थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस वाली चीज से क्लियर हो चुका होगा। बाकी ये कि अगर आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको कॉमा अकेले काफी नहीं है। ओके, इसकी एग्जांपल ऊपर हम देख चुके हैं। ये जो हमने बट का इस्तेमाल किया था, वेरी क्लियर, या क्लियो इज अ गुड सिंगर बट शी इज एन इवन बेटर डांसर। यहाँ पे हमने कंजंक्शन इस्तेमाल की, बट कंजंक्शन अगेन दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो हमने बट इस्तेमाल किया, लेकिन उसके साथ हमने जो है वो कॉमा भी इस्तेमाल किया। तो कंजंक्शन जो है वो कॉमा के साथ इस्तेमाल होती है। इन अदर वर्ड्स, अगर आप कॉमा दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं आपस में, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहे हैं, तो कॉमा अकेले काफी नहीं होता, उसके साथ आपको कंजंक्शन लगानी पड़ती है। तो इधर हमने कॉमा लगाया है लेकिन साथ में कंजंक्शन भी लगाई है, बिकॉज कॉमा अकेले काफी नहीं है। ठीक है, लेकिन कंजंक्शन अकेले काम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस में देखें, क्लियो's फेवरेट एक्टिविटीज आर सिंगिंग ऑन स्टेज एंड रिलैक्सिंग इन सनशाइन। इधर कंजंक्शन मैंने अकेले लगा दिया, सॉरी इन्होंने अकेले लगा दिए, उसके साथ कॉमा नहीं लगाया, एंड इट्स स्टिल करेक्ट। ठीक है, तो कॉमा जो है दो सेंटेंसेस को अकेले नहीं जोड़ सकता, उसको जो है वो साथ में कुछ और जरूरत होता है, या एक कनेक्टिंग वर्ड यानी कि कंजंक्शन की जरूरत होती है, या फिर आप जो है दोनों निकाल दें और कॉमा भी निकाल दें, कंजंक्शन भी निकाल दें और एक सेमीकोलन लगा दें। सेमीकोलन के ऊपर मैं आऊंगी थोड़ी देर में, बस ये कॉमर्स वाला कंप्लीट हो जाए। दिस इज वाई से सेमीकोलन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप इसको आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। सेमीकोलन हटा के आप उसकी जगह कॉमा और एक कनेक्टिंग वर्ड लगा दें। ठीक है, जैसे ये इधर लगा हुआ है, वी वर आउट ऑफ मिल्क कॉमा सो इज द कनेक्टिंग वर्ड। ठीक है, तो वी वर आउट ऑफ मिल्क सो आई वेंट टू द स्टोर। तो यहाँ पे आपने कॉमा और कनेक्टिंग वर्ड लगा दिया, तो सेमीकोलन अवॉइड हो गया। ठीक है, तो कॉमा स्प्लाइसेस के जब कॉमा अकेले कोई काम नहीं कर सकता और आपने उसको वहां अकेले लिख दिया, जैसे यहाँ पर वी वर आउट ऑफ मिल्क कॉमा आई वेंट टू द स्टोर, दिस डज नॉट वर्क, बिकॉज ये जो है दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, लेकिन इनको कनेक्ट करने के लिए कॉमा काफी नहीं है, एक और चीज की उसको जरूरत है, यानी कि कनेक्टिंग वर्ड की उसको जरूरत है, इसीलिए यहाँ पर सो लिखा हुआ है, कनेक्टिंग वर्ड। आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। सो कॉमा स्प्लाइस जो है वो बेसिकली आपको शो करता है कि कॉमा से आप वो काम ले रहे हैं जो वो स्ट्रांग इनफ नहीं है उसको करने के लिए। इन्होंने भी वही टर्म यूज की, भी स्ट्रांग इनफ की, उसको एक एडिशनल वर्ड की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, कॉमर्स क्लासेस को अपनी राइटिंग में आइडेंटिफाई करना और करेक्ट करना, इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। जितने ज्यादा आप सेंटेंसेस लिखेंगे उतनी ज्यादा आप कॉमर्स क्लास वाली मिस्टेक करेंगे, और उसको आप अवॉइड करना भी इसी तरह सीखेंगे। ठीक है, ये सिर्फ पढ़ के जो है ना, ये चीज मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बिकॉज मेरी कॉमर्स में सबसे ज्यादा मिस्टेक यही वाली होती है। तो इसलिए जो है वो ये सिर्फ पढ़ने से आपको क्लियर नहीं होगा, जब आप मिस्टेक करेंगे या किसी और की मिस्टेक देखेंगे ना हुई हुई, तब आपको ये क्लियर होगा। ओके, रिलेटिव क्लॉजेज वही है, डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे ये देखें, माई वाइफ whom I love dearly is a brilliant physicist। अगर आप इसको बीच में से निकाल दें इस डिपेंडेंट क्लॉज को, तो भी सेंटेंस का सेंस बन रहा है, माई वाइफ इज अ ब्रिलियंट फिजिसिस्ट। ठीक है, तो दिस इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये भी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है। पॉजिटिव, ये वर्ड्स याद करने की जरूरत भी नहीं है कि ये होते क्या। माई पार्टनर एंजेला इज अ वंडरफुल कुक, अगर ये कॉमर्स के बीच में जो एंजेला वर्ड लिखा हुआ है इसको निकाल दें, बाकी सेंटेंस पढ़ लें, माई पार्टनर इज अ वंडरफुल कुक, इट स्टिल मेक सेंस। ठीक है, तो एंजेला एक्ट्स एज अ डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, इसी तरह
इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस। हाँ, यहाँ से जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज वाली चीज खत्म हो गई है। किसी ने चैट में एक सेंटेंस भेजा था जिसपे मैंने कहा था कि दिस इज नॉट दैट थिंग बट इट्स स्टिल करेक्ट, लेट मी या मैम सादिया ने भेजा था, टू स्कोर गुड बैंड्स आई नीड टू स्टे कंसिस्टेंट एंड डिटरमिन। ये एक सेंटेंस को शुरू कर रही है, उसके बाद उन्होंने एक आइडिया इन्होंने शुरू किया है कि ये काम करने के लिए, और फिर उसको कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने कॉमा लगाया है। ठीक है, तो बेसिकली एक जो है वो क्लेम कर रही है और उस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए वो कॉमा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरह इधर इधर अगर आप देखें, ग्रैबिंग हर अम्ब्रेला केट रेस्ड आउट ऑफ द हाउस। तो एक चीज उन्होंने जो है वो मेंशन की है कि ये काम हुआ है, उसके बाद ये काम हुआ है, और ये दोनों एक्शंस जो है ये आपस में रिलेटेड है, यानी स्कोरिंग गुड बैंड्स और स्टेइंग कंसिस्टेंट, ये दोनों चीजें आपस में, इसलिए ये एक ही सेंटेंस बन रहे हैं और इसके बीच में जो है वो कॉमा आ रहा है। अगेन ये चीज भी जो है इसको सेंस बनाने के लिए कि कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, ये देखने से या पढ़ने से इतना क्लियर नहीं होता। जब आप लिखेंगे इस तरह के सेंटेंसेस तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि आपको खुद ही इंट्यूटिव सेंस होना शुरू हो जाएगी कि यहाँ पे कॉमा मिसिंग है, यहाँ पे कुछ आना चाहिए। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद जो है वो ओके, डेट्स। डेट्स, यस, डेट्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ये टास्क वन में बहुत इस्तेमाल होती हैं जब आप डेटा कोड कर रहे होते हैं कि इस ईयर में ये हुआ, इस वर्ड में ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे डेट्स आर इम्पोर्टेंट। सो डेज इतने नहीं आते, आप डेटा में इस तरह नहीं लिख रहे होते कि संडे को ये हुआ, संडे में 12 को ये हुआ। आप ईयर्स ज्यादा कॉमन होते हैं, राइट? लाइन ग्राफ्स में, बार चार्ट्स में आप ईयर्स मेंशन कर रहे होते हैं। तो अगेन अगर आप मल्टीपल ईयर्स लिस्ट कर रहे हैं ना कि फ्रॉम 2010 टू 2020, आगे कॉम आएगा बिफोर कंटिन्यू। ठीक है, और अगर आप मल्टीपल ईयर्स इस तरह यूज करें, इन 2010, 2011, इन 2012, 3 ईयर्स एक साथ मेंशन कर दिए, लिस्ट बन गई है, इनके बीच में कॉमर्स लगाएंगे। ठीक है, तो डेट्स के कॉमर्स भी इसी तरह इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको लिस्ट के कॉमर्स पता है, जैसे हमने सबसे पहले देखे, और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के कॉमर्स पता है, तो 80% चीजें, 90% चीजें आपकी वहीं पर जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ओके, उसके बाद मैम ग्राम पे आर्टिकल कैसे ओपन किया? ग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ। ग्रामरली के ब्लॉग की मैंने आपको जो है वो लिंक स्लैश भेजा हुआ है। उस लिंक पे मल्टीपल टॉपिक्स पर आर्टिकल्स है, उनमें से ये एक है कॉमा का, बट आई शो यू कि मैंने किस तरह देखा है। ओके, अल्टरनेटिवली आई नीड टू स्टे कंसिस्टेंट एंड डिटरमिन टू स्कोर गुड बैंड्स। यस, दिस इज आल्सो करेक्ट। आपने जो है वो जो चीज जिस चीज पर पहली वाली जो आपने पहले लिखा था टू स्कोर गुड बैंड्स, वो जिस चीज पे डिपेंड कर रहा था वो आपने उसको ऑर्डर चेंज कर दिया है। ओके, अगर आप मल्टीपल एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी मैन की बात हो रही है, हुज पॉम्पस, सेल्फ राइटियस एंड अनोइंग, 3 एडजेक्टिव्स हैं, अगेन लिस्ट बन गई है, आइटम्स के बीच में कॉमास आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये एक जो है वो बात कर रहे हैं कि द अडोरेबल लिटिल बॉय वॉज ईटिंग आइसक्रीम, यहाँ पे इन्होंने कॉमर्स नहीं लगाया अडोरेबल के बीच में और लिटिल के बीच में। द रीजन इज कि यहाँ पर जो है ना, दिस इज अ वेरी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, आई डोंट थिंक ये इतना यूजफुल होगा। टास्क 1 और 2 में जितनी भी राइटिंग होती है उसमें यूजली जब आप एक से ज्यादा चीजें यूज कर रहे होते हैं किसी को, किसी ट्रेंड को डिस्क्राइब करने के लिए या किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, तो आप कॉमर्स लगा रहे होते हैं। द ओनली केसेस के जब एडजेक्टिव्स जो हैं, जैसे अडोरेबल लिटिल है, यहाँ पे अडोरेबल और लिटिल इस बॉय के एडजेक्टिव्स हैं, राइट? जैसे यहाँ पे पॉम्पस, सेल्फ राइटियस ऑब्जेक्टिव्स थे। तो जब एडजेक्टिव्स जो है ना वो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो उस वक्त यानी कि वो इक्वली इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, तो उस वक्त जो है वो आप कॉमर्स नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने भी कहा हुआ है, अगर आप अडोरेबल और लिटिल का ऑर्डर चेंज कर दें, अगर आप ऐसे लिखें द लिटिल अडोरेबल बॉय, तो इसका सेंस नहीं बन रहा। ठीक है, क्योंकि लिटिल जो है वो हमेशा आपके जिस भी चीज को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन से पहले, बिल्कुल पहले आता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑर्डर आगे पीछे करने से, अडोरेबल और लिटिल का ऑर्डर आगे पीछे करने से इस सेंटेंस का सेंस बनना खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप इधर कॉमास नहीं लगाएंगे। लेकिन ये जो सेंटेंस है ना, पॉम्पस, सेल्फ राइटियस एंड अनोइंग, अगर ये तीनों वर्ड्स आप आगे पीछे कर देना, आप इस तरह बोल दें दैट मैन इज अनोइंग, सेल्फ राइटियस, पॉम्पस, इडियट, तो इससे भी इसका सेंस बन रहा है, दिस इज स्टिल करेक्ट। अगर आप इस तरह बोल दें दैट मैन इज अ सेल्फ राइटियस, अनोइंग, पॉम्पस, इडियट, अभी भी सेंस बन रहा है दैट, और पॉम्पस, सेल्फ राइटियस, अनोइंग, इडियट का भी सेंस बन रहा है। यानी एडजेक्टिव्स आगे पीछे करने से सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, इट्स स्टिल मेकिंग सेंस, इट्स स्टिल करेक्ट। ठीक है, तो तब आप जो है वो कॉमास लगाएंगे। अगर सेंस उसका मीनिंग चेंज हो रहा है, अगर उसका सेंस बनना खत्म हो गया है, अगर उन एडजेक्टिव्स का ऑर्डर जो है वो इनकरेक्ट है, तो फिर आप कॉमास नहीं लगाते। दैट इज द रूल। एज अ सेड, दिस इज काइंड ऑफ एडवांस्ड
ये जो है आपको इन मोस्ट केसेस इसको जो है वो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये इस वाले अरेंजमेंट की। ज्यादातर जो आप एडजेक्टिव्स लिख रहे होंगे तो वो लिस्ट की फॉर्म में लिख रहे होंगे। पहले तो आप एडजेक्टिव्स इतने लिख भी नहीं रहे होंगे, आप इसी तरह लिखेंगे देयर वाज अ ड्रामेटिक इंक्रीज, इस तरह तो नहीं लिखेंगे ना देयर वाज अ ड्रामेटिक सिग्निफिकेंट वेरी इंपॉर्टेंट इंक्रीज। ठीक है, एक ही एडजेक्टिव आप यूज करेंगे एक चीज के लिए, तो इसकी मोस्ट ऑफ द केसेस आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, सो बाकी सब भी इस तरह एक्स्ट्रा चीजें हैं जो बहुत रेयर केसेस में आपके काम आएंगी। आप जो है वो इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं भेज मैम देती मेरा हूँ। क्वेश्चन, जी मैम। ये जो अभी हमने जिस तरह पंक्चुएशन में कॉमा की बात की थी कि हम एंड भी लगाते हैं, तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है उसमें हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते पॉम्पस और एंड में एंड एन अनोइंग इडियट, हम यस, एंड क्यों नहीं लिख यूज सकते, करते? लिख सकते हैं। दैट इज अनदर वे। इन्होंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो एक स्पेसिफिक केस की बात कर रहे थे कि एडजेक्टिव्स के बीच में कॉमास लगते हैं या नहीं, इसलिए उन्होंने इस चीज को कंसिडर नहीं किया कि एंड वाली चीज उसमें कैसे फिट होती है। बट यस, लिख सकते हैं उस तरह। ओके, विद एडजेक्टिव्स एज वेल। यस, बिकॉज इट्स स्टिल अ लिस्ट। हम्म, मेक सेंस। ओके, सो ये कॉमास हो गए। आई वुड हाईली सजेस्ट इस आर्टिकल को आके रिवाइज कर लें, मैं इसका लिंक भेज दूंगी बिकॉज हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर की हैं तो वो भूल भी जाती हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली कम एंड रिवाइज दिस। और जब भी आप कोई अपनी तरफ से राइटिंग टास्क लिखें, कुछ भी प्रैक्टिस करने के लिए लिखें, तो इधर इससे आके जो है ना उसको कंफर्म कर लिया करें कि उसमें कॉमास का इस्तेमाल आपने ठीक किया नहीं। ओके, वन लास्ट थिंग अबाउट सेमी कोलन। सेमी कोलन जो है वो इन मोस्ट केसेस लाइक आप जो है सेमी कोलन के बगैर एक अच्छा ऐसे और एक अच्छी रिपोर्ट बिल्कुल लिख सकते हैं, 100%, इसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो सेमी कोलन इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि एग्जामिनर को शो हो कि उनको पंक्चुएशन आती है। और कुछ केसेस में क्योंकि उनको पता नहीं होता कि सेमी कोलन इस्तेमाल कैसे होता है, तो वो गलती से जो है वो इस्तेमाल करना भूल जाते हैं जहाँ पर करना चाहिए होता है। ठीक है, तो मैं इसका सिर्फ एक केस बताऊंगी जहाँ पे सेमी कोलन जो है वो आपके काम आएगा। दैट इज बिकॉज कि आप जो है वो कनेक्टिंग वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे होंगे। रिमेंबर हमने वोकेबलरी की जब बात की थी तो मैंने कहा था कि हाउ एवर, इन कंट्रास्ट, ऑन द अदर हैंड, मीन वाइल, इस तरह के वर्ड जो है आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके आंसर की कोहेजन बढ़ जाती है, कोहेजन एंड कोहेरेंस वाला क्राइटेरियन पूरा करने के लिए। ठीक है, द ओनली केस वेर यू नीड अ सेमी कोलन इसके अगर आप ये वाले कनेक्टिंग वर्ड्स किसी सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे लेट्स सी, अगर आप इस तरह बोल रहे हैं ना कि मलेशिया's पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 2010 टू 2015, हाउएवर आफ्टर 2015 इट डिक्लाइन। तो अभी हाउएवर जो है ये मैंने सेंटेंस के बीच में लगाया, मैंने नया सेंटेंस कैपिटल एच के साथ शुरू नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं हाउएवर से पहले सेमीकोलन लगाऊंगी। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे आप देख लें। The weather app said it would rain today, however, no clouds are in the sky. Again, दो independent clauses हैं, दो complete अपने sentences हैं। The weather app said it would rain today, complete sense बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला sentence, no clouds are in the sky, complete sense बन रहा है, आपको meaning पता चल रहा है। These are both independent clauses। इन दोनों को मैंने connecting word से जोड़ दिया। ठीक है, cohesion बढ़ गई however से। लेकिन however जो है वो एक नया sentence start नहीं कर रहा है। It's not full stop capital H however। ठीक है, ये इस सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सेमीकोलन लगा हुआ है हाउएवर से पहले। तो जब भी आप कोई भी किसी भी किस्म का कनेक्टिंग वर्ड यूज करें, इन कॉन्ट्रास्ट, हाउएवर, मोर ओवर, ऑन द अदर हैंड, कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है, किसी भी किस्म का यूज करें किसी भी सेंटेंस के बीच में बगैर फुल स्टॉप के, तो उससे पहले आप सेमीकोलन लगाएंगे। बाकी आपको जरूरत ही नहीं है याद करने की कि सेमीकोलन कब लगता है या नहीं लगता, बाकी सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। दिस इज नेसेसरी बिकॉज ये वाले वर्ड जो है बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे स्पेशली टास्क 1 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको याद रखेंगे जब भी आप कनेक्टिंग वर्ड सेंटेंस के बीच में लगाते हैं तो उससे पहले सेमीकोलन लगता है। अगर आप उस वर्ड से नया सेंटेंस शुरू कर रहे हैं तो फिर तो जरूरत ही नहीं है उसकी, फिर तो वो फुल स्टॉप लगा हुआ होगा। ठीक है, तो दिस इज द ओनली रूल यू नीड टू रिमेंबर। बाकी सब एक्स्ट्रा आप पढ़ना चाहें तो इस आर्टिकल का मैं लिंक भेज देती हूँ, आप पढ़ सकते हैं, वरना इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास टाइम 3 मिनट रह गए, तो इफ यू वांट आप कोई सेंटेंस बना के भेज सकते हैं। हमने जो पहले कॉमर्स के बारे में पढ़ा है, अगर उसमें से किसी चीज़ में कंफ्यूजन है तो उसका सेंटेंस बना के भेज दें चैट में, या सेमी कोलन से रिलेटेड भी आप भेज सकते हैं ताकि बस एंड में थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए बिफोर वी एंड द सेशन। अभी मैंने जो बोला था वो मैं चैट में लिख के भेज देती हूँ, मलेशिया वाला।
The trend was rising for income in 2021, although it became same for 2022. ओके, ठीक है, सेमीकोलन का इस्तेमाल तो ठीक है, लेकिन ऑल्दो आई डोंट नो उधर आएगा, लेट मी थिंक। ऑल्दो ऑल्दो यूजुअली पहले आता है, बाद में नहीं आता, सो आई डोंट एक्चुअली नो। इसको सर्च कर लेते हैं कि ये ऑल्दो इधर सही है या नहीं। बट यू कुड से कि ट्रेंड वाज राइजिंग फॉर इनकम इन 2021, however it became same, बिकॉज अब एक कंट्रास्टिंग आइडिया दे रही है, राइजिंग के बाद आप सेम वाली बात कर रही हैं, तो however आ सकते हैं। आई डोंट नो, ऑल्दो ठीक है नहीं, इसको सर्च कर लें, आई मे बी रॉन्ग, शायद ऑल्दो इधर सही हो, बट ये उस तरह इंटुइटिव सेंस नहीं बना रहा मेरे लिए, मे बी इट्स राइट। ओके, बट सेम की जगह आप कांस्टेंट लिख सकते हैं। इट्स अ मोर प्रिसाइज वर्ड। प्रिसाइज वोकेबलरी भी इंपॉर्टेंट होती है, हमने शुरू में इसको स्लाइड्स के टाइम पर डिस्कस किया था कि प्रिसाइज वोकेबलरी की बेसिस पे भी आंसर जज हो रहा होता है। ठीक है, तो सेम से ज्यादा जो है ना, बिकॉज किसके सेम ये नहीं पता ना आपको इस सेंटेंस से कि सेम टू व्हाट, बट कांस्टेंट आपको बताता है कि कोई चेंज नहीं आ रहा उसमें, तो वो सेम जिसके भी जो भी रेट हो, बस वो चेंज नहीं हो रहा, तो कांस्टेंट इज मोर बेटर हियर। Okay, I love savory food. In contrast, my sister is into sweet treats. Yes, this is correct. आपने in contrast connecting term use की है, तो उससे पहले सेमीकोलन लगा। Okay, I'm assuming कि ये चीज़ क्लियर हो गई है। So सेशन का टाइम भी एंड हो गया है। इन चीज़ों को ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। अगेन ग्रामर के पूरे ब्लॉग का लिंक जो है वो मैंने स्लाइड पे भेजा हुआ है, बट मैं जो है वो इसको भी आपको दिखा देती हूँ। ये वाली वेबसाइट है grammarly.com/grammar, यही एग्जैक्ट मैंने आपको स्लैक पे शेयर की है। इसको आप नीचे आके थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यू कैन सी इन हर टॉपिक के ऊपर इधर आर्टिकल लिखे, मैं ये यहीं से दिखा रही हूँ। ठीक है, तो दीज आर्टिकल्स विल हेल्प यू लर्न जो भी टॉपिक आपने लर्न करना है, सो मेक श्योर टू विजिट ऑल दिस। ओके ग्रेट, हम लोग सेशन एंड कर लेते हैं, फिर कल इसी टाइम मिलेंगे। पंचुएशन में अगर कुछ रह गया तो उसको देख लेंगे, अदरवाइज हम लोग टास्क 1 की तरफ मूव करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन।